हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पर हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। वही टॉपिक यहाँ पर हम लोग अच्छे से कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 24 तारीख को एग्ज़ाम है, उसको देखते हुए आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन के तौर पर वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। ये काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के पहले देखना इसको, ठीक है। तो जिसका आप देख सकते हैं, जैसा कि आपका सिलेबस में दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीज़ें, जीएसटी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि 5 ही प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है, तो 5 प्रश्न में सभी चीज़ें तो पूछ नहीं लेंगे, 5 ही बात पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है योजना आयोग, तो प्लानिंग कमीशन। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं, बस जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और योजना आयोग का गठन जो है किसकी समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो नियोगी समिति की अनुशंसा पर। योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गया है, ठीक है, 1 जनवरी 2015। तो आगे नीति आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जैसे कि नीति आयोग है। तो यह एक सलाहकारी या कार्यकारी जो है वो संस्था थी, ठीक है, थी मतलब अब नीति आयोग हो गया है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, और इसके जो उपाध्यक्ष रहे वह गुलजारी लाल नंदा रहे। तो याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। दूसरा पॉइंट आपकी एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीडी, ठीक है, तो एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका जो गठन हुआ था कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहा? तो यह पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनको अंतिम रूप से अनुमोदित करती हैं, समय समय पर योजनाओं के मूल्यांकन का भी जो है देख रेख यानी रिव्यू, परीक्षण जो है वो करती हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, यानी एनडीसी जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और सदस्य की अगर बात की जाए तो राज्यों के जो सीएम हैं और कैबिनेट मंत्री। देश में संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ समान रूप से वितरित करने, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा देश के उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम रूप से उपयोग करने हेतु आर्थिक नियोजन की व्यवस्था अपनाई गई। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर योजनाएं का जो है वो समय भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो उद्देश्य हैं मेन वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो योजना आयोग जो प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा उसका कार्यकाल तो यानी 5 वर्ष का होता है। कुछ जो है कभी कभी 4 वर्ष ही रही, कभी कभी 3 वर्ष, तो वो कुछ ही रही, उनको आगे देखेंगे। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 5 जोड़ोगे कितना होगा? 56, 5 वर्ष, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना है। तो 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 1951 से लेकर के 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का काल रहा। साथ ही मुख्य उद्देश्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए कि कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना कि मुख्य जो उद्देश्य है वह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा? तो पहली पंचवर्षीय योजना का। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ किया गया, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण, ये सभी जो उद्देश्य रहे यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा। तो याद रखना मुख्यतः जो है वह कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना पहला उद्देश्य, ठीक है। तो इस इम्पॉर्टेंट है। कुछ नोट दिए हैं कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वह किस मॉडल पर आधारित रहा? एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखना हैराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा नोट क्या है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की जो स्थापना है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की जो स्थापना की गई
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेहनत से नोट बनाया गया है, आप इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है, इसका जो कार्यकाल रहा वह 1956 से लेकर के 1961 ईस्वी तक रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योगों का विकास। तो ये जो है उद्देश्य रहे। एग्जाम में अगर पूछा जाता है औद्योगिक उत्पादन में जो वृद्धि रही, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाबालोनिस मॉडल पर जो है आधारित रही, ठीक है। तो याद रखना है कि जैसे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना रही वह किसकी मॉडल पर आधारित थी? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना रही दोस्तों वह जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर रही, ठीक है। और दूसरी किस पर आधारित है? तो ये जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला जो पॉइंट दिया है नोट में कि देश में जो समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला जो पॉइंट है आपका वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए जो मुख्य उद्देश्य है ज़रूर याद रखना, कम से कम आप 4 पंचवर्षीय योजना तक के मुख्य उद्देश्य जरूर देख लेना। जैसे पहले का क्या रहा कि कृषि क्षेत्र का समग्र विकास करना, ठीक है। दूसरा क्या रहा कि भारी उद्योग यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जा रही थी, ठीक है। तो इस तरह यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तृतीय जो रहा कार्यकाल दोस्तों वह रहा 1961 से लेकर के 1966 तक, ठीक है। तो सभी 5-5 वर्ष। कब से शुरू हुआ है? 51 से, ठीक है। तो 51 से 5 यानी 66 हुआ, फिर 66 से कितना? 66 और 5 51 से 5 56 हो जाएगा, और 56 में 5 जोड़ोगे तो 61, ठीक है। तो तृतीय का कितना होगा? 61 से लेकर के 66 तक, ठीक है, 5 साल इस तरह। तो पहले अगर याद है कि 1951 से, तो उसमें 5 जोड़े तो कम से कम 3 तो आप लगा ही ले जाओगे। बीच में जो गैप रहा अभी देखते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वह रहा आधारभूत उद्योगों के प्रसार के साथ आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा पर जोर देना, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। यह तृतीय योजना जो पंचवर्षीय योजना रही उसके जो है मुख्य उद्देश्य रहे, ठीक है। नोट क्या है कि भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, ठीक है। तो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, अगर आपको ईयर पता है तो आप लगा ले जाएंगे गेस, ठीक है। चलिए, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि जो है वो प्रदर्शित किया था। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में ऋणात्मक वृद्धि जो है वो देखी गई थी, तो तीसरी रही, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको याद रखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेहनत से नोट तैयार किया गया है दोस्तों। अगली जो योजना है दोस्तों वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। बीच में जैसे कि अब 1991, देखिए टाइम पीरियड भी पूछा जाता है ना, तो 1951 से शुरू हुई है पहली, फिर 1905 5 साल जोड़ते जाना 56, फिर 56 से 61 हो जाएगा, ठीक है, फिर 61 से क्या 66। तो ये लगातार काल रहा। फिर बीच में 3 वर्षीय जो अवकाश रहा, ठीक है, योजनाओं का अवकाश हो गया बीच में, ठीक है, 3 साल का गैप रहा। तो चौथी जो ये 66, 3 साल का गैप हो जाएगा, 66 3 कितना 69, 69 में 5 74, ठीक है, तो 74 तक ये कार्यकाल भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह जो है आपको दिमाग लगाना है वहाँ पर, ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल। तो कार्यकाल आप निकाल ले जाएंगे। चौथा जो कार्यकाल रहा कब तक? 69 से भाई 66 तक तो लगातार रहा, फिर 3 साल का गैप हुआ, तो 69 5 74। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 69 से लेकर के 74 तक रहा। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, कीमत स्थिरता,
सामाजिक समानता स्थापित करना आदि जो है इसके मुख्य उद्देश्य रहे। तो कम से कम आप जैसे कि पहला जो है कृषि पर जोर दिया गया, दूसरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह जो है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें तक तो जरूर याद रखना उद्देश्य मेन उसके। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट क्या है दिया है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित रही, तो DR गाडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किसको अपनाया गया था, तो विकास केंद्र उपागम। एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि विकास केंद्र उपागम यानी क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था इसको, तो वो था चौथा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरा नोट क्या है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। स्वपोषित विकास, तो स्वपोषित विकास कब अपनाया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों। अगला जो आता है आपका वो है अगली पंचवर्षीय योजना यानी 74 से 5 और जोड़ के 69 तक। ठीक है, तो 74 से 79 तक, ठीक है, 74 से लेकर के 79 तक जो है वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, विशेषकर समाज के लिए कमज़ोर वर्गों का। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा, या आप कह सकते हैं गरीबी को कम करना या गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन मुख्यतः मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। इसी तरह इसी योजना के दौरान 1974 ईस्वी में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम तथा 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन और जो है 20 सूत्री कार्यक्रम, साथ ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह सब 5 पंचवर्षीय योजनाओं के समय रहे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों। इसी योजना के दौरान जो है वो आपातकाल भी लगाया गया था। इस योजना में विदेशी सहायता को घटाकर, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य भी रखा गया था, तो यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना रही। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा वह समय से 1 वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है 1900 यानी जो कार्यकाल रहा, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना रही जिसका जो है 5 वर्ष से यानी 4 वर्ष में ही जो है उसको समाप्त कर दिया गया था, तो वह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ही रही। ठीक है, तो जैसे कि इमरजेंसी लगा दिया गया था, सरकार बदल गई। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नोट क्या है कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था तथा नए चुनाव हुए थे और 1978 में बनी जनता पार्टी की नई सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व समाप्त करके 1978-79 में कौन सी योजना चलाई थी, अनवरत योजना। ठीक है, जो कि रोलिंग प्लान कह सकते हैं कि गुन्नार मेडल की अवधारणा पर यानी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है वो प्रदान की गई थी। तो अनवरत योजना जो है सरकार, जैसे कि दूसरी सरकारें आती हैं तो पिछली सरकारों की जो योजनाएं हैं उनको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करती हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि 4 साल जो 5 साल कार्यकाल रहा वो इमरजेंसी की वजह से जो है वो चुनाव हुए और चुनाव में सरकार बदल गई, जनता पार्टी की आई। फिर उसके बाद जो है बीच में क्या हुआ कि फिर इलेक्शन हुआ। ठीक है, 1980 में पुनः सत्ता में आई कांग्रेस बदल गई, जनता पार्टी सरकार बनी। फिर 1980 में सरकार कांग्रेस की फिर बना ली इन लोगों ने। फिर कहा जा रहा है कि अनवरत योजना को समाप्त कर दिया, कांग्रेस जैसे बनी वो पुरानी सरकारी योजना समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने अपना पंचवर्षीय योजना चलाया। तो 1900 समाप्त करके अनवरत योजना को 1980-85 में अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना जो है ये लागू कर दिया गया।
तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका रहा 1991 से शुरू करो, सॉरी 51 से 5 जोड़ोगे 56, फिर 56 से 61, ठीक है। दूसरी योजना कार्यकाल 56 से 61, तो 61 से 66, 66 फिर 3 साल गैप हो जाता है, 69 से 74, ठीक है 1974। अब 74 से फिर आ जाओगे 74 से 79, ठीक है 79। अब ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल रहा वह 1 वर्ष पूर्व यानी 78 में ही इसको समाप्त कर दिया गया था, जनता पार्टी सरकार आ गई। उसके बाद फिर चुनाव हुए, फिर जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, फिर जो है इन्होंने क्या किया, कांग्रेस जैसे सत्ता में आई, अपना जो है फिर पंचवर्षीय योजना इन्होंने शुरू कर दी। यानी आप कह सकते हैं कि 79 1 साल पहले 78 में, फिर इनकी सरकार बनी तो 80 से लेकर के 85 तक जो रहा कार्यकाल वह 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा, ठीक है। क्योंकि समय पीरियड भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस तरह आप दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा 80 से 85 रहा। उद्देश्य क्या रहा, निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आधारित संरचना का विकास करना, ये सभी जो है वो मुख्य उद्देश्य रहे। 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित रही 6ठी पंचवर्षीय योजना। अगली जो योजना है वह 85 से 90 है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो आप इसका जो उद्देश्य रहा वह सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय से संबंधित कुछ तथ्य हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में IRDP दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत संपूर्ण परिवार की अंगीकरण का रणनीति अपनाई गई थी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का रणनीति की इस पंचवर्षीय योजना के दौरान रही, तो आप क्या कहेंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी हाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, यानी 85 से 90 के दौरान। चलिए अगली जो पंचवर्षीय योजना है वो है दोस्तों 8वीं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 92 से लेकर के 97 तक। देखिए जो बीच में कहानियाँ आप सुने कि 66 में 3 साल गैप हुआ तो 69 हुआ, फिर 69 से 74 चली, 74 से फिर 79 रहा, उसमें 1 साल पहले ही जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को कम कर दिया गया 78 में ही, ठीक है। उसके बाद बीच में सरकारें चेंज होती है, नवरत्न योजना आई जनता पार्टी लेकर के, फिर उसके बाद जब सरकार कांग्रेस फिर बन गई तो 80 से 85 कर लिया, फिर 85 से 90 कर लिया, ठीक है। और 90 से जो है बीच में 2 साल का वो गैप रहा, ठीक है दोस्तों। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बीच में 2 साल का गैप रहा तो 8वीं आ जाती है। तो याद रखना है, एक तो 3 साल का गैप रहा, फिर उसके बाद 78 यानी 79 रहा तो 1 साल फिर गैप कर दिया इन्होंने, उसके बाद जो है 92 में किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना, तो आप समय कार्यकाल वहाँ निकाल लेंगे जोड़ने पर, ठीक है। क्योंकि इतना अगर रट सकते हैं तो रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 92 से 95 तक रहा। इसका जो उद्देश्य मुख्य रहा वह शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके उद्देश्य रहे। क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। अगला जो है वह 9वीं पंचवर्षीय योजना है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वह 97 से 2000 तक रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना, ये सभी रहे मेन उद्देश्य। तो उद्देश्य विशेषकर जो आपसे पूछा जाने वाला है वह 1 से लेकर के 5 तक विशेषकर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके उद्देश्य मेन, ठीक है। 5वां का क्या रहा सबसे मेन, गरीबी उन्मूलन का, ठीक है। नोट क्या है 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना, महिला अंश योजना।
अगली जो योजना है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, जो कि कार्यकाल 2 से लेकर के 7 तक रहा। इसका जो उद्देश्य रहा, उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। मेन पॉइंट की समावेशी समृद्धि द्वारा असमानताओं को कम करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य मेन याद रखना। समावेशी यानी इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट समृद्धि या ग्रोथ है, उसके द्वारा जो है असमानताओं को कम करना मेन उद्देश्य रहा। कौन सी पंचवर्षीय योजना का? तो यह 10वीं। ठीक है, नोट क्या है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, यानी सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई है 2001-2 में, तो ये किस कार्यकाल में आएगी? कौन सी योजना? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 7 से 12 हो जाएगा। इसका जो उद्देश्य रहा 11वीं बहुमुखी लक्ष्य, जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, ये सभी जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य रहे। अगली जो है योजना, इस योजना के यानी 11वीं के मुख्य देख लेते हैं कि द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि की रोजगार का सृजन, पर्यावरण का संरक्षण करना, ये सभी जो है वो उद्देश्य रहे। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय विषय था वह तीव्रतर एवं समावेशी विकास रहा। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के केंद्रीय विषय क्या रहा, तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित तथ्य, शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु जो थी वह अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। अगला है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि कार्यकाल रहा 2012 से लेकर के 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा तीव्रतर, धारणी एवं अधिक समावेशी विकास। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य निर्धारित लक्ष्य थे, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होना था वह 8% वृद्धि। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य क्या रहे? जीडीपी जो ग्रोथ है वह 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4%, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना हेतु आवश्यक निवेश का आकार कितना रहा? तो 1000 बिलियन डॉलर अनुमानित। ठीक है, तो लगभग 55 लाख करोड़। तो ये रही पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो कम से कम कार्यकाल और मुख्य उद्देश्य, ठीक है, तो जरूर याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्यकाल आप निकाल ले जाएंगे ना, क्योंकि 1991 से लगातार 5-5 जोड़ते चलिए 3 तक, 51-5 56, 56-5 61 और 61-5 66। ठीक है, तो 66 तो लगातार रहा। उसके बाद फिर 3 साल का गैप हो जाता है 1969 से लेकर के कितना आएगा 74 तक। ठीक है, 74 से लेकर के फिर चलोगे आप कितना तक 74-5 79 तक। और इसी 79 वाले में जो है क्या रहा, 1 साल पहले यानी 78 में ही सरकार बदल जाती है। तो 78 यानी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना रहा उसका कार्यकाल जो रहा वो रहा आपका 74 से लेकर के 79 तक। ठीक है, और इसी में क्या है सरकार बदल जाती है, इमरजेंसी होने के कारण चेंज हो जाती सरकार, फिर जनता पार्टी अनवरत योजना लेके आती है। तो 78-80 यानी 2 साल का बीच में गैप होता है। 80 से लेकर के फिर 85 तक जो शुरू होती है वो छठी। ठीक है, तो 7वीं 85 से लेकर के 90। ठीक है, और 7वीं हो गया, फिर 7वीं के बाद जो है 2 साल का गैप हो जाता है। ठीक है, तो 92 आता है। तो 92 से लेकर के कितना 97 से लेकर के 2000 और 2000 से लेकर के 7 हो जाएगा, और 7 से लेकर के 12 और 12 से लेकर के 17। तो इस तरह 12 पंचवर्षीय योजना आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे दोस्तों योजनाओं से संबंधित। आइए आगे चलते हैं, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1991 को संसद में प्रस्तुत की गई थी, और भारत में योजना के प्रारंभ से ही किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित वर्षों की जो कुल संख्या है वह 7 है। कितनी? 7। कैसे अनाच्छादित? मतलब कोई बिना ब्रेक के बीच में।
अब जैसे कि देख सकते हैं यह 7 वर्ष, ठीक है। तो यानी कि 7 वर्ष यानी जो ब्रेक वाले रहें, ठीक है। तो बिना ब्रेक वाले यहाँ पर 7 वर्ष कैसे निकालोगे? एक तो 3 साल का गैप होता है जब 66 से लेकर के 69 का बीच वाला, ठीक है। तो ये रहे 3 साल यहाँ से निकाल लोगे। फिर उसके बाद 78 में सब सरकार चेंज हो जाती है इमरजेंसी के कार्ड, तो 77 78 में, ठीक है। इनकी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना होती है आपकी, वो मात्र 4 साल की होती है, 1 साल पहले समाप्त हो जाती है। तो भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है आपका, वो कितना होता है? 74 से लेकर के 79 तक, 1 साल पहले यानी 78 में ही समाप्त हो जाएगी। 1 साल पहले तो 78 से 80 के बीच में, क्योंकि जो आपकी छठी शुरू होती है वो 80 से 50 ही होती है, तो 78 से 80 के बीच में 2 साल का गैप हुआ, ठीक है। तो पहला 3 साल का, दूसरा 2 साल का, और एक 90 और 92 के बीच में, ठीक है। तो 3 साल, 2 साल और 2 साल, 7 साल यही हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि भारत में आयोजना के प्रारंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में जो अनाच्छादित वर्षों की जो कुल संख्या है कितनी है? 7 है, ठीक है। तो ये ईयर दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब तक की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में से पहली पंचवर्षीय, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं के दौरान जो विकास वृद्धि दर रही, उपलब्धि वह निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही, ठीक है। तो पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इनका जो लक्ष्य रहा वृद्धि दर का, वह लक्ष्य से भी अधिक जो है वो वृद्धि दर रही, ठीक है। पहली, 5वीं, 6ठी, 7वीं, पहली के बाद डायरेक्ट 5वीं, 6ठी, 7वीं लगातार हो जाएगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ठीक है। तो ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं आप देख सकते हैं, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और पहली। इसमें जो है निर्धारित लक्ष्य से वृद्धि दर जो है वो ज़्यादा ही रही। अगला पॉइंट है पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कि अब तक की जो सभी 11 पंचवर्षीय योजनाओं में सर्वाधिक जो आर्थिक वृद्धि दर रही वह कौन सी पंचवर्षीय योजना में रही दोस्तों? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है। और 12 से 5 क्या हो जाता? यानी 12 से 17 जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आर्थिक समृद्धि वृद्धि दर रही वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? 11वीं, ठीक है। कितना? 7.9% रहा, जबकि 10वीं में 7.7, 8वीं में 6.8%, ये सभी जो है दिए गए हैं। न्यूनतम वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रही दोस्तों? तो 4थी पंचवर्षीय, और सबसे अधिक किसमें? 11वीं में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, अगर एग्जाम में आपके आए तो आप जो है वहाँ पर बिल्कुल सही करके आएँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितने जो विषय जैसे कि दिए गए हैं? यूनियन लिस्ट में 97 हैं, स्टेट लिस्ट में 66 विषय आते हैं, कनकरंट में 47 विषय, तो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची यानी कनकरंट जो लिस्ट है, उसके तहत जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन को शामिल किया जाता है, किसमें? कनकरंट लिस्ट में, जिसमें कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का जो है मिला जुला जो है होता है विचार, ठीक है। आर्थिक नियोजन, ठीक है। तो अब देखते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है? तो आर्थिक नियोजन से अभिप्राय होता है ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? इम्पॉर्टेंट तथ्य है, तो सर एम विश्वेश्वरैया ने। कब? 1934 में। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। राष्ट्रीय योजना समिति दैट इज नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है वह किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आर्थिक नियोजन के युग की जो प्रारंभ से भारत की सकल जो राष्ट्रीय आय है, ग्रास नेशनल इनकम में कृषि का जो हिस्सा रहा वह निरंतर कम होता रहा। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभिक से भारत की सकल
तो योजना आयोग के बाद आपका जो आता है दोस्तों वो मिश्रित अर्थव्यवस्था से है। तो मैं घटना चक्र में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य वहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है या मिक्स्ड इकोनॉमी जो है किस तरह की होती है। तो जैसे कि अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं और पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों के दोनों जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। दोनों के द्वारा जो है वो अर्थव्यवस्थाएं संचालित होती हैं। तो अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इतना आप समझिए, ठीक है। अमेरिका हो गया, इन सभी की जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। तो इतना समझिए, इतना एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। अगला आपका जो आता है वो है नीति आयोग, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का फुल फॉर्म है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वहाँ बता सके क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था योजना आयोग की जगह। नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और ये एक संस्था जो है वो कार्यकारी संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था, ठीक है। एक असंवैधानिक संस्था है, कार्यकारी संस्था है। नीति आयोग जो है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। थिंक टैंक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। नीति आयोग राज्यों को प्रशासनिक जो है तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग की शासी परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। नीति आयोग का जो वर्तमान संगठन है यानी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य कार्यकारी यानी जो सीईओ हैं वो कौन है दोस्तों? सीईओ जो है वो अमिताभ कांत हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, एग्जाम में पूछा जाता है यहीं से, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग के? तो डॉक्टर राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन? तो प्रधानमंत्री होंगे यानी नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है? तो श्री अमिताभ कांत, ठीक है। नीति आयोग में कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जैसे कि वर्तमान में श्री बी के सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर बी के पाल। पदेन सदस्य भी होते हैं, जैसे कि श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। तो ये जो है पदेन सदस्य हैं वर्तमान में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष आमंत्रित सदस्य भी आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी। आप जाएंगे नीति आयोग की वेबसाइट पर, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव। सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। एक कार्यकारी संस्था, असंवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। और यह एक सरकार की जो है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य नीति आयोग से संबंधित, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आपका हरित क्रांति से संबंधित है। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलाग, जो कि एक अमेरिकी जो है वो है, और इन्होंने जो है उसका शुरुआत प्रयास किया था, ठीक है। तो अगर भारत में पूछा जाता हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है तो 1966-67 के दौरान, ठीक है। तो कब? 1966, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य यही है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है तो नॉर्मन बोरलाग। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व में पूछा जाता है तो नॉर्मन बोरलाग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है तो वर्ष 1966-67 के दौरान। क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें क्या होती हैं? तो मुख्य फसलें जो है गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का आदि हैं। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं की क्रांति है, क्योंकि वर्ष 1967-68 और वर्ष 2004 के दौरान गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक जो है वो वृद्धि जो है हुई थी। जबकि अनाजों की अगर बात की जाए तो अनाजों के उत्पादन में कुल जो वृद्धि है वो केवल 2 गुना हुई थी, लेकिन गेहूं में जो है वो काफ़ी 3 गुना वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति कृषकोन्नति योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो वर्ष 2005 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा वह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु।
कौन सी योजना? हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछा जाता कब शुरुआत रही? 2005 में। अगला जो है आपका पॉइंट वो आपका दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो है वो भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके और इसे जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति या दुग्ध विकास, ये सभी चीज़ें एक ही है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट आप इसे याद रखना है। ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? तो दूध क्रांति से, या आप कह सकते हैं श्वेत क्रांति से। ठीक है, दुग्ध विकास। भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी कब? किसकी? ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध विकास या हरित क्रांति श्वेत क्रांति, तो 13 जनवरी 1970 ईस्वी से। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर वही पॉइंट कवर किया गया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि अमूल के फाउंडर भी हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन के मामले में अपना जो भारत है वह नंबर 1 है। ठीक है, दूसरे पर यूएसए है। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पर पाकिस्तान तो नहीं है तीसरे पर, पहले पर लेकिन भारत अपना है, दूसरे पर यूएसए बिल्कुल सही है, गाय और भैंस दोनों के मामले में। भारत में अगर भारत में बात की जाए तो भारत में नंबर 1 कौन है? तो अपना जो उत्तर प्रदेश है वह प्रथम स्थान पर है। कुछ क्रांतियाँ। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों जो ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध विकास या है जो आपका श्वेत क्रांति है यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है एग्जाम में। आइए कुछ क्रांतियाँ दे रखी हैं और किस क्षेत्र से संबंधित हैं यहाँ पर हम देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, तिलहन जो उत्पादन है कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। नीली क्रांति के तहत मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति तो अंडा और मुर्गी पालन। लाल क्रांति तो मांस व टमाटर उत्पादन है। रजत रेशा क्रांति के अंतर्गत कपास उत्पादन। स्वर्ण रेशा क्रांति के अंतर्गत जूट उत्पादन। गोल्डन क्रांति के तहत फल उत्पादन। भूरी धूसर क्रांति उर्वरक। ठीक है, तो उर्वरक जो उत्पादन है किस क्रांति के? धूसर या भूरी क्रांति। गोल की बात की जाए तो आलू। ठीक है, गोल क्रांति है। अच्छा, प्याज और झींगा उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति। जबकि जो पेट्रोलियम उत्पादन है वह कृष्ण क्रांति से संबंधित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से संबंधित। तो बैंकिंग इतिहास की अगर बात की जाए तो थोड़ा तो आधुनिक काल में भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ रहा वह 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत कलकत्ता में पहला बैंक था। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत में सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक है वो 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। फिर उसके बाद बैंक ऑफ जो बॉम्बे रहा 1840 में, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन्हीं को, ठीक है, तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी बैंक 1806 का, फिर 1840 और 43 के बॉम्बे और मद्रास। आगे चलकर इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को, इन्हीं तीन प्रेसिडेंट बैंक हैं, इनको मिला करके जो है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 को जो है राष्ट्रीयकृत होकर किया बैंक भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया। तो ये याद रखना है, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। एक तो पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक 1806 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे का 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इनको तीनों को मिला करके जो है इंपीरियल बैंक का गठन किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद इसका जो गठन, उसके बाद इन्हीं तीनों को जो है इंपीरियल बैंक को ही राष्ट्रीयकृत कर दिया गया SBI के रूप में। कब? 1 जुलाई 1955 को। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो SBI डे है, या आप कह सकते हैं कि स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1955 को जो है की गई थी भारतीय स्टेट बैंक के रूप में।
ठीक है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन्हीं को आपको ध्यान देना है। भारत के पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन से? तो ये बैंक ऑफ अपर इंडिया, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और दूसरा रहा इलाहाबाद बैंक। तो ये पहले जो है वो भारत के पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। कौन से? बैंक ऑफ अपर इंडिया, जिसकी स्थापना 1863 में हुई थी, और दूसरा है इलाहाबाद बैंक, इसकी स्थापना 1865 में। प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है कि पहला पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। ठीक है। तो पहला जो पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन, आप कह सकते हैं कि पहला स्वदेशी जो बैंक रहा वह पीएनबी रहा। ठीक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1894 ईस्वी में की गई थी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि पहला स्वदेशी बैंक कौन रहा, तो पीएनबी रहा, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। ठीक है। भारतीय के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला जो पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक रहा वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में की गई थी। तो पहला स्वदेशी बैंक कौन सा? 1894 में स्थापना पीएनबी की। पहला वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक कौन सा रहा? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से संबंधित तथ्य हैं। तो राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट, जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट की होल्डिंग हो जाती है, यानी शेयर जो होता है वह 50% से ज़्यादा हो जाता है। समझ रहे हैं? तो मोर देन 50% जब होल्डिंग, यानी जो शेयर हैं वो जो है सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी 50% से अधिक जब ले लेती है तो वो जो है वो नेशनलाइज्ड के तौर पर उसको जाना जाता है। तो मोटे तौर पर इतना ही आप समझिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सबसे पहले जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वह भारतीय रिजर्व बैंक का किया गया था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अंतर्गत स्थापित कब किया गया था? तो याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया कब? तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। और देश की मौद्रिक वित्तीय व्यवस्था की प्रचालन, संगठन, निरीक्षण, विनियमन व विकास में अग्रणी भूमिका का उत्तरदायित्व आरबीआई को सौंपा गया। ठीक है। राष्ट्रीयकरण करने के बाद कब हुआ राष्ट्रीयकरण? तो 1949 में। ठीक है। स्थापना का 1 अप्रैल 1935। भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 ईस्वी को तब घटी जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। तो पहली बार जो राष्ट्रीयकृत किए गए कितने बैंकों को? 14 बैंकों को। कब? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। उसके बाद दूसरी बार भी जो है राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का। ठीक है। तो 14 राष्ट्रीयकृत बैंक की जो सूची है जो पहली बार किए गए थे, आप देख सकते हैं ये चीज़ें हैं, ये बैंक दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक जो कि पहला स्वदेशी बैंक है, पहला कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना है, ये 14 बैंक है जिनका पहली बार जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 को, आंध्रा कॉरपोरेशन, ये सारे बैंक हैं। विशेषकर जो रिलेटेड पूछा जाएगा वो वर्तमान में जो 12 राष्ट्रीयकृत बचे हैं, ठीक है, टोटल, उन्हीं को एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। चलिए, तो पहला जो 14 बैंकों का किया गया दोस्तों राष्ट्रीयकरण, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार 1980 में कर दिया गया 6 बैंकों का। ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकरण हुए हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ रहे, जो प्राइवेट बैंक होते हैं इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग हो जाती है मोर देन 50%।
ठीक है। राष्ट्रीयकरण के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पब्लिक का भी जो है वो थोड़ा अपना ओपिनियन हो जाता है कि हाँ गवर्नमेंट की होल्डिंग है, फ्रॉड होने के कम चांस, ये सारी चीज़ें हैं। एक बस यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए जो एग्ज़ाम के पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अब PCS का पेपर है नहीं, आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों, तो दूसरा जो राष्ट्रीयकरण रहा वह 15 अप्रैल 1980 को, पहला कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। अगला जो है तथ्य कि राष्ट्रीयकरण की जो पूरी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 1980 तक भारत में 1980 तक में जो है राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई थी। पहली बार कितना? 14, दूसरी बार 6 हुई, तो 20 हो गए। लेकिन वर्ष 1993 में देखेंगे कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया है उसको विलय कर दिया गया था PNB में, तो बचे कितने? 19 हो जाएंगे। भारत में बड़े पैमाने पर बैंकों का जो विलय किया गया वह केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में 10 बड़े बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया। इस विलय के साथ भारत में अब जो वर्तमान में देखेंगे वो राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो 12 हैं दोस्तों। कितने हैं? 12, ठीक है। अच्छा, किसका किसका विलय किसके साथ हुआ है तो आप एक सरसरी निगाह से यहाँ पर देख सकते हैं। जो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बैंक जो है वो मिले हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ भारतीय महिला बैंक, ठीक है। तो आप इनको जो है जो कि इनका विलय किया गया था वो 31/3/2017 को इनको जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था सभी बैंकों का। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समूह के हैं तो ये 6 बैंक हैं नहीं, ठीक है। ये जो 6 बैंक दिए गए इन्हीं को कहा जाता है स्टेट बैंक समूह, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तथ्य उसके बाद जो 19 में किए गए थे विलय, मर्ज जो किया गया था बैंकों का, देना बैंक प्लस विजया बैंक, ठीक है। 31/3/2019 को इनको मर्ज किया गया। देना और विजया मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। उसके बाद जो 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ है ना अभी रिसेंट में, वो कौन कौन से हैं? 31/3/2020 में। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से, ठीक है। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक, इसको किस में किया गया? PNB में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में, आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया मर्ज। और इलाहाबाद की जगह आप जो है इसको कर दिया गया कि इसमें इंडियन बैंक को, तो इलाहाबाद। तो वर्तमान आप देखेंगे तो इंडियन बैंक हो गए, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, ठीक है। तो ये सब बैंक हैं। अब टोटल जो 12 बैंक हैं वर्तमान में वह कौन से हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है कितनी है दोस्तों? 12 है, ठीक है। ये साइज़ दिए हैं कि सबसे बड़ा अगर बिजनेस साइज में देखेंगे तो सबसे बड़ा SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद PNB है, तीसरे फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये बिजनेस साइज है। ये जो 12 बैंक वर्तमान में बचे हैं इनको आप सरसरी निगाह से ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि दे 2-4 बैंकों के नाम दे दी, 4 बैंक तो होंगे ही विकल्प में, उसमें से आपसे पूछ लें इनमें से कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, ठीक है, तो उनमें जो है ये लिस्ट होगी। या उनमें से पूछ लें इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं। अब जैसे कि दे दिया जाए ICICI बैंक, ये प्राइवेट है कि पब्लिक? तो आप कहेंगे नेशनलाइज्ड बैंक नहीं, यानी प्राइवेट बैंक है। HDFC हो गया जो कि सबसे बड़ा बैंक आजकल है कारोबार में देखेंगे तो HDFC हो गया, ये सभी क्या है? प्राइवेट बैंक हैं, ठीक है। तो इस तरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इनको देखिए। यहाँ से हमने जो है बिल्कुल बी वाले देख सकते हैं कि बी से जो है वो 3 बैंक आ रहे हैं नेशनलाइज में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर सी से देखेंगे तो कैनरा बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। फिर इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, आई से 2 है, 2 ही हैं। पी से देखेंगे तो 2 ही है, एक तो पंजाब
नेशनल बैंक है, दूसरा पंजाब एंड सिंध बैंक है। स्टेट बैंक यस से एक ही है। यू से देखेंगे तो यूको बैंक है और यूनियन बैंक है। ये सभी जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है इनकी लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी कौन से वर्ष में इनका इस्टेब्लिशमेंट, इनकी स्थापना जो हुई थी यहाँ पर दिया है। ठीक है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का तो गुजरात में है। ठीक है, बड़ौदा क्योंकि गुजरात में बड़ौदा है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे है। कैनरा बैंक का बेंगलुरु में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में। इंडियन ओवरसीज बैंक का चेन्नई में। तो आई से 2 ही बैंक हैं शेड्यूल्ड में। ठीक है, एक इंडियन बैंक और एक इंडियन ओवरसीज, दोनों को दोनों जो हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। पंजाब एंड सिंध बैंक और प्लस पंजाब नेशनल यानी पी से जो 2 हैं इनका भी जो है वो नई दिल्ली में है। समझ रहे हैं भाई, पंजाब नेशनल बैंक पी से हो गया पीएनबी और पंजाब से हो गया पंजाब एंड सिंध बैंक, दोनों को दोनों नई दिल्ली में है और 2 ही हैं पी से। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप थोड़ा गेस वहाँ पर करेंगे। पी से 2 ही हमने पढ़ा था, एक तो पंजाब नेशनल था और दूसरा पंजाब एंड सिंध था। 2 ही थे, बाकी जो आएगा वो आप प्राइवेट में डाल देंगे अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इस तरह थोड़ा दिमाग लगाना है। तो दोस्तों ये राष्ट्रीयकरण से संबंधित जो बैंक रहा उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर कवर कर लिए। दोस्तों अब देखते हैं आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। राष्ट्रीयकरण कब किया गया है, तो राष्ट्रीयकरण इसका सबसे पहले किया गया है वो आरबीआई का। ठीक है, उसके बाद 14 बैंकों का किया गया था 19 जुलाई 1969 को। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का किया गया। उसके बाद आप देखेंगे 2019 में 2 बैंकों का विलय कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह अब जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो किए नहीं गए हैं, तो 2 ही बार जो है नेशनलाइजेशन किया गया है। एक तो 19 जुलाई 1969 को, फिर 15 अप्रैल 1980 को। उसके बाद बस मर्ज कर करके कम किए गए हैं बैंकों को। समझ रहे हैं आप। तो चलिए आइए देखते हैं अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में एक केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी, तो यह जो गठित की गई समिति थी हिल्टन यंग समिति के। भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। आरबीआई के कार्य क्या हैं, तो नोटों का निर्गमन करना। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं नोटों का निर्गमन करना है। अब जैसे कि चिल्लर होते हैं, 1 रुपये सिक्के वगैरह, ये सब सिक्के। ठीक है, तो जो सिक्के हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वित्त मंत्रालय जो होता है उसके द्वारा आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, या वित्त मंत्रालय जो ऑप्शन में देखिए आप वहाँ बिल्कुल करेक्ट करना। और जैसे कि नोटा होता है, जैसे कि 10 रुपये नोट हो गया, 100 रुपये, 500। ठीक है, तो ये जो नोट होते हैं, नोट पे क्या होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके सिग्नेचर देखते होंगे आप। अच्छा, जो सिक्के 1 रुपये के नोट हो गया सिक्के, इन पर जो होते हैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव, उनके साइन होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तथ्य रहे। आगे चलते हैं। सरकार के बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई कार्य करता है। बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। साख नियंत्रण भी करता है, यानी जो ऋण होता है उस पर भी कंट्रोल वो आरबीआई का होता है। आरबीआई का कंट्रोल किस तरह से हो सकता है, आप देख सकते हैं। एक तो परिमाणात्मक है यानी मात्रात्मक तौर पर, और दूसरा गुणात्मक है। गुणात्मक में क्या है कि गुणात्मक नियंत्रण वह नियंत्रण होता है किसी क्षेत्र विशेष में जो है वो ऋण का जो है नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। जैसे कि न्यूनतम लिमिट जो है आधारित, तो कुछ आरबीआई निर्धारित कर दे, न्यूनतम लिमिट हो गया, नैतिक दबाव या सलाह, साख मानदंड का निर्धारण कर दे कि इससे ज़्यादा लोन बैंक नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ऊपर समझ लेना क्या है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे नहीं, 5 ही प्रश्न पूछे जाने हैं और यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम मात्रात्मक ऋणात्मक देख सकते हैं कि मात्रात्मक में क्या क्या दिया है, बैंक रेट है, एमएसएफ रेट है, रेपो, सीआरआर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का जो है मात्रात्मक नियंत्रण या आप कह सकते हैं गुणात्मक नियंत्रण इनमें से, ठीक है, तो मात्रात्मक में जो आप देखेंगे भाई उसमें क्या है कि मात्रात्मक नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन जो है प्रभावित करता है। जैसे कि बैंक रेट देखा जाए, रेपो रेट, अब रेपो रेट का ही ले लो,
भाई इसमें अगर कुछ चेंज होता है, रेट मान लो अगर कम हुआ रेपो रेट, तो रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आरबीआई है और बैंक है। अब बैंक से जो है उधार, आरबीआई से अगर कुछ पैसे उधार ले रहा है बैंक, ठीक है, तो पैसे जब लेगा तो इन पैसे पर आरबीआई को क्या है, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, वही होता है रेपो रेट, समझ रहे हैं। तो बैंक जिस रेट पर आरबीआई को ब्याज देते हैं, तो ब्याज का जो रेट है, कॉमन समझो उतना ही जो है रेट जो है वो आप कहेंगे वह रेपो रेट है, ठीक है। अब मान लो रेपो रेट 4% है, अब 4 की जगह मान लो 10%, 5% कर दे, तो बैंक क्या है, बैंक कम पैसे उठाएंगे आरबीआई से। लेकिन यहीं पर अगर 2% कर दिए तो ज़्यादा लेंगे। तो यही बताया जा रहा है किस तरह कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, समझ रहे हैं। तो ये है कंट्रोल, यहाँ पर नियंत्रण। तो मात्रात्मक में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा होगा ऊपर ऊपर कि बैंक रेट कम कर दे, ज़्यादा कर दे तो प्रभाव पड़ता है क्रेडिट पर, साख नियंत्रण यानी ऋण पर जो है लेन देन पर थोड़ा अंतर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये रहा। तो आप एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप समझ लिए होंगे कि ऊपर ऊपर से किस तरह एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। कि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो आरबीआई की शाख नियंत्रण का मात्रात्मक या परिणात्मक नियंत्रण नहीं है। तो उसमें अगर जो रेट दिए हैं वो हैं, रेट वगैरह कुछ नहीं दिखेंगे तो उनको आप एलिमिनेट कर देना, वही टिक लगा देना, समझ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति में जो जारी किया गया है करंट जो अपडेटेड है दोस्तों, वह है रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ रेट कितना है, तो 4.25 है। बैंक रेट कितना है, तो 4.25 है। तो एमएसएफ और बैंक रेट सेम है। रिजर्व रेशियो की बात की जाए तो रिजर्व रेशियो में दो आते हैं, एक तो कैश रिजर्व रेशियो और दूसरा है स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर वर्तमान में 4% है और जो स्ट्रेचरी यानी सांविधिक तरलता अनुपात है वह 18% है। तो यह करंट अपडेट है, बिल्कुल इसको देख लेना रेट अगर पूछा जाता है तो। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो आदर इस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। आरबीआई जो है ऋण दिया बैंकों को वाणिज्य, तो उस पर क्या है, ऋण पर ब्याज लेता है, तो ब्याज का जो रेट है वही रेपो रेट होता है। रेपो दर अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में शाख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ते दर पर ऋण प्राप्ति होगा, ठीक है। तो ये अभी वो एग्जाम्पल के तौर पर जो बताया गया वही। रिवर्स रेपो रेट क्या है भाई, रेपो रेट में क्या है कि आरबीआई से पैसा लेते हैं बैंक और रिवर्स पूछा जा रहा है तो क्या है, आरबीआई बैंकों से लेगा। तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला, बैंक रेट की अगर बात की जाए तो वह दर जिस पर आरबीआई जो होता है वह वाणिज्यिक बैंकों की दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक दर कहलाता है और इसका भी शाख नियंत्रण पर विपरीत संबंध होता है। यानी जो बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो क्या है, ऋण जो है लेने वालों की वो कमी हो जाएगी, ठीक है। विपरीतात्मक जो है वो संबंध है। सीमांत अस्थायी सुविधा की अगर बात की जाए तो यह दर क्या होती है, तो अनुसूचित यानी जो शेड्यूल्ड बैंक हैं वो अपनी अल्पकालीन तरलता या आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस में बदलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग देख लेना ऊपर पर, ठीक है। चलिए, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, तो विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की अपनी कुल जमा राशि का निर्धारित कुछ भाग होता है, उसको कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा रखना होता है, वही सीआरआर कहलाता है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे बैंकों की कुछ हैं अमाउंट, कुल जो जमा राशि होती है बैंक का, आरबीआई जो है एक रेट निर्धारित करती है सीआरआर, जितना है उसका कुछ परसेंट जो है वो आरबीआई के पास रखो नगद के रूप में, सीआरआर वही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना पीडीएफ से, ठीक है। सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है, तो बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल संपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना होता है, वही एसएलआर होता है। चलिए अगला, आरआरबी क्या होते हैं दोस्तों, तो क्षेत्रीय ग्रामीण से संबंधित यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो यानी कि आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई है, कब, तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में।
विशेषकर क्या होता है इसमें, जो मालिकाना हक होता है, शेयर जो होते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट के 50%। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट तथ्य वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो आरआरबी में जो मालिकाना हक होता है, यानी केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो 50% होता है। जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका जो हिस्सा होता है वह 35% है, जबकि जो राज्य सरकार है उनका 15% हिस्सा होता है। देश में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को 5 आरआरबी की स्थापना की गई थी, यानी 5 जो है वो ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। कितने? 5। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। यह जो बैंक है वह ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। अब बात करते हैं सहकारी बैंक की। तो सहकारी बैंक वे बैंक होते हैं जिनका गठन कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर होता है। विश्व के अधिकांश भागों में सहकारी बैंक हैं जो लोगों की पूंजी जमा करते हैं तथा लोगों को धन उधार देते हैं। तो कॉमन मैन की तरह आप समझो कि सहकारी जो बैंक हैं उनका आशय होता है कि उन छोटे वित्तीय संस्थानों से है जो शहरी और गैर शहरी दोनों क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। भारतीय सहकारी बैंकिंग का इतिहास वर्ष में 1904 ईस्वी में सहकारी समिति अधिनियम के तहत जो है वो पारित होने के साथ शुरू हुआ है। सहकारी बैंक 3 स्तर के होते हैं। एक तो राज्य स्तर पर जिन्हें कि राज्य सहकारी बैंक कहा जाता है, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर होते हैं प्राथमिक सहकारी जो है वो बैंक या शाखा संगठन, ठीक है। तो ये बैंक से संबंधित तथ्य है इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों वो है जीएसटी से संबंधित, ठीक है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो पूरे देश में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के विक्रय पर लागू होता है, ठीक है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। रातों रात मोदी ने लागू कर दिया था, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा उस समय। संविधान संशोधन अगर पूछा जाता है कि तो संविधान संशोधन कौन सा किया गया था जीएसटी को लाने के लिए? तो जीएसटी को 101, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 101 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। अगर बिल पूछा जाता है तो 122 बताना, ठीक है। 122 बिल रहा तो संविधान संशोधन कौन सा रहा? 101वां, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जैसे कि 246A में जो है वो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है संविधान में जीएसटी से रिलेटेड, तो ये इंटर जीएसटी आ जाता है। चलिए, रेट की अगर पूछा जाता है दोस्तों तो जीएसटी के रेट कितने हैं? तो 5 प्रकार के रेट हैं। 0%, 5%, 12, 18 और 28, ठीक है। टैक्स पढ़ोगे तो आप समझोगे 0% का भी मतलब कुछ होता है, ठीक है। बस इतना समझो यहाँ पर कि 0% है, 5%, 12, 18 और 28, यानी 5 प्रकार के जो है वो टैक्स रेट हैं जीएसटी के, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट कुछ विशेष है, अपवाद है इसका कि मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। सोने की अगर बात की जाए तो सोने पर 3% की दर है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगला तथ्य ये है, अगर पूछा जाता है कि जीएसटी का जो सुझाव है किस समिति ने दिया था, तो विजय केरकर समिति ने। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस देश है 1954 में। भारत में जो जीएसटी है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत के जीएसटी जो मॉडल है वह डबल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है, अपनाया है? तो भारत का पहला राज्य है असम। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? तो जीएसटी आप समझो ऊपर की 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सेंटर के द्वारा लगाया जाने वाला केंद्रीय जीएसटी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज्य जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया भी जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाने वाला इनके द्वारा लगाया भी जाता है और इन्हीं के द्वारा अपना कलेक्ट भी किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है दोस्तों की? तो वस्तुएं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो है वो एकीकृत सेवा एवं कर लगाया जाता है।
अब आप यहाँ पर समझो कि जैसा कि उत्तर प्रदेश हो गया और इसके बगल जो है ले लो मध्य प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश यहाँ से कोई चीज़ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, दोनों बीच के एक दूसरे स्टेट के बीच में है। कुछ ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ये अंतर्राज्यीय कुछ व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा न तो जीएसटी होगा न तो स्टेट जीएसटी, दोनों के बीच में हो जाएगा वह इंटर जीएसटी के रूप में इसी को आप कहेंगे। ठीक है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट व्यापार पर आर्टिकल 269A के तहत जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, आईजीएसटी जो होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और जो है उसको कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। जीएसटी में शामिल कर कौन से होते हैं, जैसे कि आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया। ठीक है, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हैं, सर्विस सेवा हो गया तो सेवा टैक्स हो गया, अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी काउंटर बिलिंग ड्यूटी, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, ठीक है, जैसे कि सेस वगैरह हो गए, और उपकर, ये सभी जो है ना वह जीएसटी के अंतर्गत हैं। वहीं भी अगर बात की जाए दोस्तों राज्य कर, स्टेट कर में कौन कौन से कर आते हैं, तो वैट हो गया, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर जैसे कि जो स्थानीय लगाते हैं ना गांव में, स्थानीय कर वगैरह मेले वगैरह पे जो लगते हैं वो स्थानीय कर होते हैं। ठीक है, बाज़ारों पे, तो ये सब स्थानीय संस्थाओं के द्वारा लगाए जाते हैं, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो मनोरंजन कर। अब जैसे कभी कभी देखा होगा कोई योगी सुनाई पड़ता है कि योगी ने इस मूवी को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया अपने स्टेट में, समझ रहे हैं, तो ये मनोरंजन जो कर होता है ना वह स्टेट के अधीन आता है। ठीक है, इसीलिए स्टेट वाले अपना टैक्स फ्री कर देते हैं उन मूवियों को। तो केंद्रीय बिक्री कर हो गया, यानी सेंट्रल जो सेल्स टैक्स है वह भी स्टेट का कर होता है। ठीक है, तो केंद्र द्वारा इसको आरोपित किया जाता है और राज्यों द्वारा सेंट्रल सेल्स टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। चुंगी और प्रवेश कर हो गया, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी एवं सट्टा, ये सभी जो कर हैं वो जो है राज्य कर होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से प्रत्यक्ष कर हैं और कौन से अप्रत्यक्ष कर हैं। तो आप प्रत्यक्ष कर में दो समझिए दोस्तों, एक तो आपका जो आयकर होता है इनकम टैक्स, और दूसरा जो होता है वो होता है वेल्थ टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स को छोड़ देंगे, बाकी जो आएंगे लगभग आप लगा देना वो अप्रत्यक्ष कर होंगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। चलिए इससे संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं कि क्षतिपूर्ति की अगर बात की जाए, जैसे कि 2017 में जो जीएसटी आया 1 जुलाई को लागू किया गया, तो क्षेत्रों जो स्टेट होते हैं उनमें क्या हुआ कि कलेक्शन कम होगा, अनुमान लगाया जाए कि लॉस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो क्षतिपूर्ति है जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की जो भरपाई है वो केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्ष तक की जाएगी। यानी 2017 में आया है, तो 17, 18, 19 इस तरह आप देखेंगे तो 22-23 तक लगभग जो क्षतिपूर्ति है उसकी बात की गई है, 5 वर्ष तक करेगी। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है जीएसटी की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, इतना। ठीक है, आधार वर्ष जैसे कि 2015-16 लिया गया है, तो जैसे कि अनुमान लगाया जाएगा, आधार वर्ष का मतलब जो लिया है गवर्नमेंट ने, अब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है 2015-16 में मान लो कि 10 मान लो, ठीक है, मान लो कि 10 करोड़ जो है वो वैट का कलेक्शन होता था, लेकिन अब मोदी जी आए और जीएसटी उन्होंने लगवा दिया पूरे भारत पर, समझ रहे, मतलब कानून के तहत। तो जीएसटी जब लागू हो गया पूरे देश पर, अब मान लो 2015-16 का बेस लिया गया है कि 2015-16 में जो उत्तर प्रदेश का जो वैट कलेक्शन होता था 10 करोड़, अब जीएसटी लागू हो गया 2018 में, देख रहे हैं कि 8 करोड़ का हो रहा है, 8 ही करोड़ का जो है कलेक्शन हो रहा है जीएसटी। वैट तो 10 करोड़ होता था, लेकिन अब जीएसटी क्या है 8 करोड़ हो रहा, तो 2 करोड़ का लॉस हो रहा है। अब इस 2 करोड़ को 5 वर्षों में भरपाई की जाएगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पर बताया गया है। तो ये रहा यहाँ पर तथ्य। जीएसटी परिषद की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जीएसटी जो परिषद है ना,
जीएसटी परिषद अगर पूछा जाता है तो जीएसटी परिषद जो गठन किया गया है आर्टिकल नंबर 279 के तहत किया गया है। और जीएसटी जो काउंसिल है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है तो निर्मला सीतारमण। सदस्य कितने होते हैं तो 33। बस इतना याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहे इंपॉर्टेंट तथ्य। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहे होंगे जैसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्य दोस्तों, तो यहाँ हम घटना चक्र से इसको कवर करवा देते हैं, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट तथ्य है लगभग इकोनॉमिक्स की लगभग आपने कवर कर लिया है नोट से, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप ऊपर पूछा जाएगा तो उत्पादन के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी राष्ट्र, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक चीज़ें अगर पूछी जाती हैं तो आपको ध्यान देना है कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस का जो प्रकाशन है वह 1776 ईस्वी में हुआ था। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वह जॉन मेनार्ड क्रीन्स को। प्राथमिक पूछा जाएगा, द्वितीयक पूछा जाएगा, तृतीयक सेक्टर के कुछ पूछे जाते हैं। तो पहले सेक्टर के अंतर्गत जो आता है वह कृषि से रिलेटेड तथ्य, कृषि से संबंधित जो एक्टिविटी हैं वो प्राथमिक सेक्टर के तहत आती हैं। बाकी जो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण वगैरह जो आएगा अगर पूछा जाता है तो विनिर्माण का जो कार्य होता है वह द्वितीय सेक्टर में फॉल करता है, ठीक है। बेसिकली 3 सेक्टर हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो प्राथमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर हो जाएगा, दूसरे में देखेंगे तो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, और तीसरे सेक्टर में देखेंगे तो विशेषकर वो सेवाओं से संबंधित होता है जैसे बैंकिंग जो है सेक्टर है, बीमा, शिक्षा, एजुकेशन में देखेंगे कि लोग जो है ज्ञान देते हैं उसके बदले फीस लेते हैं, यानी सर्विस देते हैं फिर फीस चार्ज करते हैं। इस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट को अपना जो है सुविधा देते हैं, ठीक है, सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके बदले कुछ चार्ज लेते हैं। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले सेक्टर में क्या आता है, यानी प्राथमिक सेक्टर के तहत कृषि, दूसरे में जो है मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, और तीसरे में जो है वो सर्विस सेवाओं से संबंधित जो है क्षेत्र हुआ तीसरे सेक्टर में गिना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, पहला, दूसरा और तीसरा सेक्टर, ठीक है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य रहे। अब वही बात की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र जो है विद्यमान हो तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कहलाती है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। बाकी हरित क्रांति, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने कवर कर लिया है। कुछ और चीज़ों को कवर करवा देते हैं, ठीक है, पॉइंट देख लीजिए, ठीक है। बाकी लगभग जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रही चीज़ें वो आप फिनिश हो गई। अगर बहुत पुरानी चीज़ें अगर पूछेंगे तो बात अलग है उनकी, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से योजनाएं हो गए, हरित क्रांति, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, जीएसटी वगैरह, क्योंकि 5 ही प्रश्न आए हैं तो क्या क्या पूछ लेंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी घटना चक्र से लगभग वो कवर करा दिया है, तो ये नोट आप देख सकते हैं, इसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर कवर करवा देते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी इम्पॉर्टेंट तथ्य वही सब की आईएफएससी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है औद्योगिक वित्त निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी 1948 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी दी हुई है पूरी कंप्लीट बुक का। फिर भी आइए यहाँ पर कवर करवा देते हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है तो 1955 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है, यानी जो ये आईडीबीआई है, ठीक है। तो आईडीबीआई की जो स्थापना की गई है वह 1964 ईस्वी में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की जो स्थापना है 1964 ईस्वी में। सेंसेक्स, बीएससी तथा निफ्टी जो है वो शेयर बाजार से संबंधित होते हैं, ये तो आप वहाँ एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप लगा ले जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत कब हुई है तो 1998 ईस्वी में हुआ है। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, तो ये सब छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई तो इंपॉर्टेंट तथ्य है
अगस्त 1998 ईस्वी में। सिडबी की स्थापना कब हुई है? तो 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को। ठीक है। देश में देखिए सिडबी के जो हेडक्वार्टर है वैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुए, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्ष 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 ही प्रश्न पूछना है उनको, क्या क्या पूछ लेंगे, फिर भी देख लो आप एक बारी सरसरी निगाह से, जो इम्पोर्टेंट बता देते हैं यहाँ पर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वही 1992 जब सेबी की हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। निक्की, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है ये निक्की, टोक्यो स्टॉक का। देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि बीएससी, तो बीएससी जो है वो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बीएससी है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे जो प्रचलित माप है ना, वह थोक मूल्य सूचकांक है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है वो जो है मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। A.W. फिलिप्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच विलोम संबंध किसने बताया? A.W. फिलिप्स ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर वही वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है वर्ड। ठीक है, ये टर्म पूछा जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित हो, तो यह शेयर बाजार से संबंधित होता है और यह एक अवैध कार्य माना गया है इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, कौन सा कैसा कार्य है, इनवैलिड समझ लीजिए आप, अवैध है। ठीक है। आरबीआई, तो आरबीआई ने 1969 में लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। प्लास्टिक मनी, तो प्लास्टिक मनी की एग्जांपल जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम, ये सभी जो है प्लास्टिक कार्ड के उदाहरण हैं। और प्लास्टिक मनी का जो है, ठीक है, प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम जो प्रयोगकर्ता देश है वह कौन सा है? तो इम्पोर्टेंट तथ्य है ऑस्ट्रेलिया। मुद्रा निर्गमन यानी मुद्रा को जारी करना, ये सारी चीज़ें आरबीआई के प्रमुख कार्य हैं, ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। अब जैसे यह भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 1 जुलाई जो है 1955 है। आरबीआई की 2 अक्टूबर 1975 आप देखें। नाबार्ड देखेंगे तो 1982 है। सिडबी का ये सभी जो है 1990। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें कि भारत में सिक्के ढालाने यानी चिल्लर वगैरह जो है वो भारत सरकार को जो है इसका अधिकार है। ठीक है। काली मुद्रा, वही ब्लैक मनी की बात की जा रही है। तो ऐसा जो ब्लैक मनी किसको कहते हैं? तो ऐसा जो मनी जिस पर कि टैक्स नहीं दिया गया होता है। ठीक है, यानी एक इनकम अगर टैक्सेबल है, अगर आप चोरी कर रहे हैं तो उस पर टैक्स देने का अगर अधिकार, वो लाइबिलिटी है आपकी, तो टैक्स दो, वरना कौन सी मुद्रा होगी? ब्लैक मनी, काली मुद्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मुद्रा दे रखे हैं कुछ। ठीक है, मुद्रा के नाम है तो बांग्लादेश का टका है, नेपाल रुपया है, इराक का इराकी दीनार, इटली लीरा, थाईलैंड का, ये सारी चीज़ें जो है वो देश की राजधानी और मुद्रा में आप कवर कर चुके होंगे। ठीक है, जो कि आपका पार्ट है सामान्य जागरूकता का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935। ये सारी चीज़ें हैं। भारत की आर्थिक सुधार, ये सत्र इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, महारत्न कंपनियां पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एक बारी सरसरी निगाह से देख लेना। तो महारत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 10 है तथा नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 14 है। तो महारत्न कंपनियां कौन सी हैं? 10। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, कोल इंडिया है, गेल, इंडियन ऑयल, नेशनल थर्मल ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पावर ग्रिड, ये है। ठीक है, अब वहाँ पर एग्ज़ाम में दे देंगे कौन से आपके महारत्न में शामिल नहीं है, तो आप एक सरसरी निगाह से देख लेना। इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग है। ठीक है, कौन सा? हथकरघा। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों।
ठीक है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। मिनरल्स रिपोर्ट, इसका डाटा आप अपडेटेड देखिए। उसके बाद जो है ग्रामीण युवकों की नियोजता बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद देखिए कि जो वित्त आयोग होता है केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है, ठीक है। तो वित्त आयोग जैसे कि आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में वित्त आयोग का जो आर्टिकल है 280 होता है। इसी तरह अगर आप स्टेट में पढ़ते हैं तो 243 आई होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेंटर में देखेंगे तो राष्ट्रपति और राज्यपाल देखेंगे तो ये अपॉइंट करते हर 5 साल पर, ठीक है। आर्थिक समीक्षा जो तैयार की जाती है किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंदर एक आर्थिक इकोनॉमिक डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है। भारत में व्यय कर लगाने का जो सुझाव दिया था वो सर्वप्रथम कार्डार ने दिया था, ठीक है। व्यय पर भी जो है वो टैक्स का सुझाव दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग, इसको आप करंट से भी कवर किए होंगे यानी कि सिंह। अब यहाँ पर तो बजट की टर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटों में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज अदायगी, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें आप बजट में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर बजट का अमाउंट देख लेना बजट में, राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसको जो है वीडियो हम वहाँ बजट का अलग से दे देंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पर इसको जो है समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि सेवा कर यानी सर्विस टैक्स जो कर रहा वो चलैया समिति, और जो आपका जीएसटी है वो विजय केलकर समिति पर आधारित रहा। तो ये रहे, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं पुरानी, इनको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 के दौरान, ठीक है। सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत दी गई है। कृषि स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। एक ही है रोजगार गारंटी योजना जो कि अब नाम मनरेगा हो गया है, तो ये इसको याद रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय, सर्व शिक्षा अभियान 2, ठीक है। तो ये हैं और यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आप जो है ये सारी चीज़ आप कवर किए होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो है आपको 5 क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लेंगे ये लोग, ठीक है। अब वही कि मनरेगा जो अब हो गया नरेगा, पहले नरेगा नाम था, अब नरेगा की जगह मनरेगा हो गया है। तो 2 फरवरी 2006 को इसकी राष्ट्रीय ग्रामीण अब हो गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को। एम.एस. स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में, ठीक है। जिनका हरित क्रांति से जो है वो संबंध है, ठीक है। वहीं पर एल.के. झा, ठीक है। तो ये जो है भारत के जनक माने जाते हैं हरित क्रांति। वहीं पर अगर विश्व में आप देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। एल.के. झा, तो यह कराधान से संबंधित समिति इनकी है। C.T. कुरियन जो समिति वो अर्थशास्त्री हैं। मोरारजी देसाई, तो यह बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की जो रही समिति, इसकी अध्यक्ष रहे, ठीक है। गोईपोरिया जो समिति है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति, गोरपोइया समिति, गोईपोरिया, ठीक है। तो गोईपोरिया जो समिति है वो बैंकिंग सुधार से है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से। मीरा सेठ समिति हथकरघा समिति से। तारोपार समिति रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनता, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा चलैया समिति पूछा जाता है एग्जाम में ज़्यादा, तो कर सुधार से संबंधित है, ठीक है। जीएसटी कौन सा रहा, तो विजय केलकर, ठीक है। और यहाँ पर कर सुधार है तो राजा चलैया, ठीक है। अब कर जब लगाते हैं लोग तो चिल्लाते ही कि ज़्यादा टैक्स हो रहा है, चिलैया चिल्लैया, ठीक है। इस तरह थोड़ा दिमाग में रखना आप लोग। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, तो पश्चिमी क्षेत्र। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जेनेवा में है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1970 ईस्वी में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो वीडियो है इकोनॉमिक्स का वो लगभग आप देखेंगे, लगभग मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एग्जाम के पूछे जाने वाले वो लगभग कवर कर लिए गए। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।